बिहार की राजनीति में जाति हावी रही है। सभी पार्टियों का अपना जातिगत वोट बैंक है, जिसके दम पर राजनीतिक दल सत्ता का स्वाद चखती रही हैं। इन सबके बीच बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई ने बिहार में फॉरवर्ड पॉलिटिक्स को हवा दी है। बताएंगे कैसे बिहार में अगड़ी जाति चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कैसे महागठबंधन और बीजेपी फॉरवर्ड वोटरों को साधने में जुटी है। तो साथ ही चर्चा करेंगे बिहार में जातिगत समीकरण की भी। हाजिर है आपका बिहारी पत्रकार, नाम है मोहन कुमार। इन्ने उन्ने का नहीं, यहाँ होगा ओनली बिहार। आगे बढ़ने से पहले एक अपील, अगर आप आरोप प्रत्यारोप से परे ठोस विमर्श वाली खबरें और वीडियो देखना चाहते हैं तो क्विंट का मेंबर बनिए। कैसे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कीजिए। क्या आनंद मोहन की रिहाई एक सियासी फैसला है? एक तरफ बिहार सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि रिहाई नियमों के तहत हुई है। हालांकि कुछ लोग इसे राजनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई के पीछे की वजह 2024 का लोकसभा चुनाव है। 90 के दशक में जब लालू मंडल वोटों की सवारी कर रहे थे, तब आनंद मोहन अगड़ी जाति विशेष रूप से राजपूतों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे थे। कोसी बेल्ट या कहें कि शिवहर, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा सहित कम से कम 4 निर्वाचन क्षेत्रों में आनंद मोहन और उनके परिवार का राजपूत और दूसरी सवर्ण जाति के मतदाताओं के बीच दबदबा है। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद शिवहर से आरजेडी विधायक हैं। वहीं उनकी पत्नी लवली आनंद भी सांसद रह चुकी हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि लालू विरोध के कारण ही आनंद मोहन के नाम की तूती बोला करती थी। सवर्ण समाज में उनकी अद्भुत पैठ है। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद राजपूत समाज में एक बड़ा गैप दिखाई पड़ता था। तो ऐसे में निश्चित रूप से आनंद मोहन को अपने पाले में लाकर महागठबंधन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। इसके साथ ही रवि कहते हैं कि अगर आनंद मोहन महागठबंधन के साथ रहते हैं तो 2024 लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी कहते हैं कि बिहार में अब फॉरवर्ड पॉलिटिक्स नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि अब पिछड़ा डोमिनेंट राजनीति हो रही है। अगड़ों की भूमिका अब इतनी है कि वो पिछड़ों के पीछे पीछे चलते रहें। इसके साथ ही वो कहते हैं कि राजपूतों का झुकाव आरजेडी की तरफ रहा है। ऐसे में आनंद मोहन की रिहाई के जरिए राजपूत वोटर्स को मोबिलाइज करने की कोशिश हो रही है। अब जरा आपको बिहार का जातिगत समीकरण समझाते हैं। populationu.com के मुताबिक बिहार में करीब 5.7% ब्राह्मण हैं, 4.7% भूमियार हैं और 5.2% राजपूत हैं, यानी कि करीब 16% सवर्ण वोट। यादवों की आबादी 14.4% है, वहीं कुर्मी 4%, कुशवाहा 8% हैं। प्रदेश में 17% के करीब मुसलमान हैं, वहीं 2% कायस्थ, 6% बनिया, 3% तेली, 2% मुसहर और 4% दुसाध हैं। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी सहित अन्य पार्टियों का अपना अपना वोट बैंक है। एक तरफ सवर्ण वोटर पर बीजेपी का दबदबा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम यादव वोटर आरजेडी के साथ माने जाते हैं। वहीं अति पिछड़ों के साथ साथ लवकुश समीकरण के जरिए नीतीश कुमार की राजनीति को जोड़ा जाता रहा है। पासवान वोटर्स का झुकाव चिराग पासवान की ओर दिखता है। त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा द्वारा क्यूरेट किए गए आंकड़ों के अनुसार 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सभी टिकटों का 24.5% राजपूत उम्मीदवारों को, 11.8% ब्राह्मणों को और 7.3% भूमियारों को दिया था। वहीं जेडीयू ने ओबीसी उम्मीदवारों को 59, सवर्णों को 23, अनुसूचित जाति को 18, मुस्लिमों को 11, अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य को टिकट दिया था। आरजेडी ने यादव उम्मीदवारों को 31%, मुसलमानों को 11%, बाकी 58% उच्च जातियों, गैर यादव ओबीसी और अन्य जातियों के बीच बांट दिया था। अगड़ी जाति के सबसे ज्यादा 34 विधायक बीजेपी के टिकट पर चुने गए। उसके बाद आरजेडी के टिकट पर 13, जेडीयू के टिकट पर 10 और कांग्रेस के टिकट पर 7 विधायक चुने गए थे। इंडियन एक्सप्रेस में 2020 विधानसभा चुनाव के बाद छपी पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक एनडीए को 52% ब्राह्मण, 51% भूमियार, 55% राजपूत और 59% अन्य अपर कास्ट ने वोट किया था। वहीं महागठबंधन को मात्र 15% ब्राह्मण, 19% भूमियार, 9% राजपूत और 16% दूसरे सवर्ण जाति का वोट मिला था। अगर यादव वोटरों की बात करें तो 83% वोटर महागठबंधन के खाते में गए थे, जबकि एनडीए को मात्र 5% ही वोट मिले थे। 76% मुस्लिम वोटर्स ने महागठबंधन को वोट किया था, जबकि एनडीए को महज 5% वोट ही मिले थे। वहीं 81% कुर्मी और 51% कोयरी वोट एनडीए को मिले थे, जबकि महागठबंधन के खाते में 11% और 16% ही वोट आए थे। वहीं 58% अन्य ओबीसी, ईबीसी वोटर्स ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया था, जबकि 22% दुसाध,
पासवान वोटर्स ने एलजेपी को वोट किया था। बता दें कि 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने साथ चुनाव लड़ा था। बीजेपी के खाते में 74 सीटें आई थीं। उसका वोट परसेंटेज 19.4% था। वहीं जेडीयू को 43 सीटें मिली थीं। उसका वोट परसेंट 15.7% था। आरजेडी ने 75 सीटें जीतकर सबसे ज्यादा 23.5% वोटों पर कब्जा जमाया था। वहीं इससे पहले 2015 विधानसभा चुनाव में जेडीयू और आरजेडी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब आरजेडी को 80 सीटें मिली थीं। वहीं जेडीयू ने 71 सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं बीजेपी मात्र 53 सीटों पर सिमट गई थी। इससे साफ है कि जेडीयू और आरजेडी के साथ आने से महागठबंधन मजबूत होती है। बीजेपी को नुकसान के सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी कहते हैं कि बीजेपी को नुकसान तो होगा ही, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है उसमें दो दल जिधर साथ हो जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि इस सब के बावजूद बीजेपी इस स्थिति को बदलने की कोशिश कर रही है और उसी के लिए उसने कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को अपना अध्यक्ष बनाया है। नीतीश कुमार की सियासत का आधार ओबीसी और अति पिछड़ा जातियों के साथ साथ महादलित वोटों पर टिका है। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है। ईबीसी जो नीतीश कुमार का मजबूत जनाधार हुआ करता था उसमें कमी आई है। हाल में उपेंद्र कुशवाहा का हटना भी जेडीयू के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। बहरहाल बिहार में सभी पार्टियां अपनी अपनी जातिगत समीकरण को मजबूत करने में जुटी है। अब देखना होगा कि सवर्ण वोटर्स बीजेपी के साथ रहते हैं या फिर आनंद मोहन के नाम पर महागठबंधन इसे अपनी ओर करने में कामयाब रहती है। बिहार में काबा कार्यक्रम में इस हफ्ते बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो की तुरंत जानकारी के लिए घंटी बजाइए।